Good morning, students. Welcome to my online class. Today, we will be reading again from class 12, The Lost Spring, second part. I will be explaining both in Hindi as well as in English. So, we'll start today's second part. तो मैंने कल फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और आज मैं सेकेंड पार्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि इस लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानी है, दो बच्चों की कहानी है। एक साहिब ए आलम और दूसरा मुकेश के बारे में कहानी है। तो साहिब ए आलम के बारे में हमने कल पढ़ लिया है और आज हम लोग मुकेश के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं फिर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो मुकेश जोर देता है, इंसिस्ट जो शब्द है इंसिस्ट मतलब जोर देना, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह खुद का मालिक होने के लिए वह जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं कार का मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। तो वह खुद का मालिक बनना चाहता है और वह इसीलिए कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो हम लोग क्या परिस्थिति है इस कहानी को पढ़ने के पश्चात हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो यहाँ लेखिका अनीस जंग पूछ रही है, क्या तुम कार चलाना जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो ये मुकेश बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, आंख से आंख मिलाते हुए, इनटू माय आईज मतलब उसकी आंखों में, लेखिका के आंखों में आंख मिला करके वो बोलता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own Firozabad. His dreams looms, यहाँ नया शब्द आया है looms। looms का अर्थ है धुंधला सा दिखाई देना, अस्पष्ट नहीं दिखाई देना, स्पष्ट नहीं दिखाई देना, अस्पष्ट या तो धुंधला सा दिखाई देना। लाइक अ मिराज, मिराज का अर्थ होता है मरीचिका। मरीचिका आप सबने विज्ञान में पढ़ा होगा। जब भी हम कोई मरुस्थल के जगह में जाते हैं और हमको प्यास लगती है तो दूर से कहीं पर भी पानी के समान हमको दिखाई देता है, हमको भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हकीकत में पानी नहीं रहता है। तो उसी को मरीचिका या तो अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। तो उसका ये सपना, जो वह सपना देखा है एक मैकेनिक बनने का, कार मैकेनिक बनने का, वो उस भ्रम के समान है, मतलब वो उसका सपना एक धुंधला सा है। amidst the dust of streets, तो फिरोजाबाद की जो गलियां हैं जिसमें कि धूल जमा हुए हैं, तो उस धूल धूसरित गलियों में इसका सपना धुंधला सा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि वह मोटर मैकेनिक भी बन पाएगा या नहीं। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो फिरोजाबाद क्या के लिए प्रसिद्ध है? बैंगल्स, चूड़ियों, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बैंगल्स का अर्थ होता है चूड़ियां। फेमस, प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. तो सभी परिवार इन फिरोजाबाद, जो भी परिवार फिरोजाबाद में जो है, इस एंगेज्ड, व्यस्त है, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में वो लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ये भारत का केंद्र है, सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का अर्थ होता है ग्लास ब्लोइंग, नया शब्द होता है ग्लास ब्लोइंग, जहां पर कांच को पिघलाया जाता है। इंडस्ट्री, कारखाने में, जहां पर कांच को कारखाने में पिघलाया जाता है। तो फिरोजाबाद का ये बहुत बड़ा केंद्र है, कांच पिघलाने का केंद्र है। वेयर families have spent generations working around furnaces। तो जहां पर इनका परिवार, उनका पूरा पीढ़ी व्यतीत कर चुका है काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के किनारे काम करते हुए, भट्टियों के सामने काम करते हुए इनका पूरा पीढ़ी ही गुजर गया है। जेनेरेशंस, जेनेरेशंस का अर्थ होता है पीढ़ी, और ये फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी। तो ये भट्टी के सामने काम करते करते, मेहनत करते, इनका पूरा जेनेरेशन, इनका पूरा पीढ़ी ही गुजर गया है।
wielding glass, making bangles for all the women in the land it seems. तो इन लोग विल्डिंग का अर्थ है टाका लगाना। एक आप सभी अगर दुकान में गए होंगे तो वहां भी हम लोग सोल्जर सोल्डरिंग करते हैं, उसी तरह से ये विल्डिंग ग्लास तो कांच को वे जोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाते हैं। फॉर ऑल द वीमेन, सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड, इस धरती पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश के लिए ये महिलाएं चूड़ियां बना रही हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, तो मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से ही एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. None of them know. तो उनमें से कोई नहीं जानता है उनमें से कोई नहीं जानता है कि ये क्या है, गैर कानूनी है। इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम मतलब यहाँ मुकेश जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क काम करने के लिए, इन द ग्लास फर्नेसेस, चूड़ियों का जो भट्टी है उसमें काम करने के लिए, जहां पर बहुत अधिक हाई टेम्परेचर होता है, तापमान बहुत ऊंचा होता है, वहां पर बच्चों के काम करना है क्या है, गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, और डिंजी का अर्थ होता है अंधेरा, सेल्स का अर्थ होता है कमरा यहाँ पर, तो अंधेरे कमरे में वे काम करते हैं। विदाउट एयर, बिना किसी हवा के, एंड लाइट, बिना किसी प्रकाश का। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, कानून को लागू किया जाए, इफ इनफोर्स मतलब उसको लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. तो अगर कानून को सही तरीके से लागू किया जाए तो मुकेश को वहां से बाहर निकाला जा सकता है, और उसके साथ ही साथ ऐसे और भी बच्चे, जो कि लगभग 20,000 बच्चे हैं, तो इस गर्म भट्टी से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग, जहां वे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। स्लॉग का अर्थ है परिश्रम करना, मेहनत करना। देयर डे लाइट आवर्स, अपना पूरा दिन के जो घंटे हैं, समय है, वहां हम लोग पूरा मेहनत करते रहते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और बहुत बार तो उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि लंबे समय तक इन लोग भट्टी के सामने अंधेरे कमरे में, जहां कुछ भी सुविधा नहीं है अपने आंख की रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे जगह में लोग लंबे समय तक काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनके आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, तो मुकेश की आंख में एक चमक आ जाती है। बीम का अर्थ एक चमक की किरण होता है, उसकी आंख में चमक आ जाती है। एज ही वॉलेंटियर्स, जैसे कि वह स्वेच्छा से लेखिका को अपने घर में लेना चाहता है। वॉलेंटियर्स मतलब स्वेच्छा से, यहाँ लेखिका उसको पूछ नहीं रही है, बोल नहीं रही कि मेरे को अपने घर ले जाओ, लेकिन वो स्वेच्छा से उसको अपने घर ले जाना चाह रहा है। तो टेक मी होम मतलब लेखिका को अपने घर ले जाना चाह रहा है। विच ही प्राउडली सेज, और जिसको कि वह बड़े गर्व से वह बताता है, इज बीइंग रिबिल्ड, तो अपने घर के बारे में बता रहा है कि उसका घर दोबारा से क्या किया जा रहा है, रीबिल्ट मतलब बनाया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। We walk down stinking lances choked with garbage, तो हम लोग वॉक डाउन नीचे चले गए। स्टिंकिंग का अर्थ है बदबूदार, जो बहुत गंध दे रहा है, खराब गंध देता है, बदबूदार। लैंस का अर्थ है बदबूदार नाले से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। चॉक्ड विथ गार्बेज, जो कि उसमें भरा हुआ है, चॉक मतलब जाम कर दिया है, विथ गार्बेज कूड़ा करकट से वो नाली भी भरा हुआ है, और कितना बदबू आ रहा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम लोग कुछ घरों को पार हो गए, पास्ट होम्स कुछ घरों को पार कर लिए। दैट रिमेन होवल्स, कुछ ऐसी झोपड़ियां, होवल्स का अर्थ है यहाँ पर ऐसी झोपड़ियां जो कि गिरने को है, ऐसी तरह से उसको मरम्मत नहीं किया गया है। होवल्स जिसमें कि क्या, ये टिन लकड़ी का या कपड़े का या बना हुआ जो झोपड़ी होता है, उसको होवल्स कहा गया है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब जो कि ढहने को है, उसमें का सीमेंट गिर गया हो, या तो ईटा गिर गया हो, या तो जो ढहने पर है, क्रम्बलिंग वॉल्स जिसका दीवार गिरने को है। वुबली डोर्स, और जिसका दरवाजा डगमगाता है, वुबली का अर्थ होता है डगमगाना, वुबली डोर्स। नो विंडोज, और जिस घर में कोई भी खिड़की नहीं है।
क्राउडेड विथ फैमिलीज, और परिवार से वो जो घर है वो भरा हुआ है, ऑफ ह्यूमंस, लोगों के, मानव जाति के या तो लोगों के परिवार से भरा हुआ है, एंड एनिमल्स, और जानवरों से भी, को एक्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, ऐसा जैसे कि पहले प्रीमेवल मतलब प्राचीन समय में लोग जंगली जानवरों के साथ भी गुफा में रहते थे, तो जंगली जानवरों के साथ ही, बहुत सारे जानवरों के साथ ही एक साथ रहते थे, को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ रहते थे। उसी तरह का अभी की परिस्थिति में भी मुकेश के परिवार के लोग भी मतलब रह रहे हैं वहाँ, को एग्जिस्टिंग, क्योंकि वहाँ गंदा है, झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, और जहाँ पर मतलब नाले की बात यहाँ बताई गई है, नाला भरा हुआ है, और सब प्रकार के कूड़ा करकट से नाला भरा हुआ है, और बदबू बदबू आ रही है, गंध आ रही है। ऐसे में बहुत सारे जो चूहा है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी भी उनके घर में आ जाते हैं, और जिसके कारण मतलब उनके साथ ही लोग रह रहे हैं। स्टे ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो इसी तरह के घर के सामने मुकेश रुक जाता है। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर, और बैंग मतलब धड़ाम की आवाज, उसको आवाज मतलब जब दरवाजा खुला होता है और जब हवा जोर से आता है और जब दरवाजा टकराता है तो जो आवाज आता है उसी को कहा जाता है बैंग्स। और वुबली आयरन, तो लोहे का जो दरवाजा था, डगमगाता हुआ दरवाजा, उसको मारता है, तो विथ हिज फुट, अपने पैर से वो लात मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम लोग एक आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी में घुस गए। सैक, सैक का अर्थ है यहाँ आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी, झोपड़ी। इन वन पार्ट ऑफ इट हैस्ड विथ डेड ग्रास, तो उस झोपड़ी के एक भाग में, वन पार्ट ऑफ इट मतलब उसके एक भाग में, हैस्ट मतलब ढका हुआ था, हैस्ट मतलब ढका हुआ था, विथ डेड ग्रास, घास फूस से एक तरह का उसका छज्जा बनाया गया था, ढका हुआ था। इज अ फायरवुड स्टॉव, is a firewood stove over which sits a large vessel, और उसके नीचे चूल्हा था, फायरवुड स्टोव मतलब वहां चूल्हा था, ओवर विच जिसके ऊपर एक बहुत विशाल बर्तन को, लार्ज मतलब विशाल, वेसल, वेसल का अर्थ है बड़ा सा बर्तन को, उसमें उस चूल्हे में रख दिया गया था, ऑफ सिजलिंग स्पिनक लीव्स, और जिसमें कि पक रहा था। सिजलिंग, सिजलिंग मतलब जब पानी का जब आवाज आता है, जब हम किसी सब्जी को पकाते हैं तो जो कि आवाज आता है उसको कहा जाता है सिजलिंग। स्पिनक, स्पिनक का अर्थ है पालक, तो उसमें पालक सब्जी पक रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज अल्मोनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, इन लार्ज अल्मोनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम सिल्वर के बर्तन में, प्लेटर्स, प्लेटर्स का अर्थ है बर्तन, यूटेंसिल्स, तो जमीन में और एक एल्युमिनियम का बर्तन था, सिल्वर का बर्तन था, और उसमें और भी बहुत सब्जियां काट करके रखा हुआ था, चॉप, चॉप मतलब काट के रखा हुआ था, वेजिटेबल सब्जियां। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail, frail का अर्थ है एक कमजोर, जिसमें शक्ति कम रह गई हो, जो बहुत कमजोर हो, फ्रेल। यंग वुमन, और जवान लड़की मतलब जवान नारी, इज कुकिंग दी इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है, और द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए वो खाना पका रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, हालांकि वहां पर पूरा धुआं भरा हुआ है उस कमरे में, क्योंकि कोई खिड़की नहीं है, छोटा छोटा कमरा है, पूरा सुविधा नहीं है, और पूरा धुआं भरा हुआ है रूम में, और उस धुएं के बावजूद भी, उसके आंख में धुआं भर चुका है, उसके बावजूद भी वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है लेखिका को देख करके। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, एल्डर ब्रदर मतलब उसके बड़े भाई की, उसके बड़े भाई की पत्नी है, मतलब कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो ये भी बहुत कम उम्र की ही है, अधिक इसका उम्र नहीं हुआ है। नॉट मच एल्डर मतलब बहुत बड़ी नहीं है वो। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, शायद छोटे में इसकी शादी कर दी गई है, लेकिन मतलब उसको जो बहू होने का सम्मान मिल रहा है, जैसे कि एक बहू को सम्मान मिलता है, भले ही वह छोटी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पद में आ जाता है या तो उसको बहू बन जाता है, तो उसको जो सम्मान मिलना चाहता है वही सम्मान अभी इसको भी मिल रहा है। कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। द डॉटर इन लॉ, तो बहू को ही अंग्रेजी में डॉटर इन लॉ कहा जाता है। ऑफ द हाउस, उस घर की वो बहू है। ऑलरेडी इंचार्ज, ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, तो वो ऑलरेडी इंचार्ज है, इसके मतलब 3 लोगों की
लोगों की जिम्मेदारी है, 3 लोगों को वो संभालती है, उनके लिए खाना बनाती है, मतलब ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, तो 3 लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, तो सबसे पहले तो उसका पति, मुकेश उसका देवर, एंड देयर फादर और उनके पिताजी। When the older man enters, जब कोई भी बड़े लोग प्रवेश करते हैं घर में, she gently withdraws behind the broken wall, वह धीरे से, gently मतलब धीरे से, withdraws खिसक जाती है, behind the broken wall, यहाँ का जो दीवार टूटा पड़ा हुआ है उसके पीछे वह धीरे से सरक जाती है, and brings her veil closer to her face, और वह धीरे से brings लाती है, her veil, veil का अर्थ है घूंघट, जो कि महिलाएं लगाती हैं अपने सिर पर, उसको कहा जाता है वेल, क्लोजर टू हर फेस, तो अपने जो घूंघट है उसको, घूंघट से वह अपने चेहरे को ढक लेती है जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति या तो कोई बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि उनका रीति रिवाज है, कस्टम मतलब रीति, जैसे कि रीति रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट भेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्योंकि ऐसा रीति रिवाज है कि जो भी बहू होती है और उस बहू होती है, मस्ट भेल, उसको अपना घूंघट से अपना चेहरा ढकना चाहिए, जो भी पुरुष होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने अपना घूंघट ढकना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, इन दिस केस मतलब इस परिवार में जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े मतलब मुकेश का पिताजी, इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत वह गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। मुकेश का पिताजी भी बहुत गरीब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि वह बहुत लंबे समय तक कठिन मेहनत किया है, हार्ड लेबर मतलब बहुत लंबे समय तक वह कठिन मेहनत किया है। फर्स्ट एज अ टेलर, तो शुरुआत में सबसे पहले तो फर्स्ट एज अ टेलर, शुरुआत में वो दर्जी का काम किया, देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद वो चूड़ियां बनाने लगा। He has failed to renovate a house, send his 2 sons to school, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो असफल हो गया है, सफल नहीं हो पाया अपना घर का मरम्मत करने के लिए। रेनोवेट, रेनोवेट का अर्थ होता है घर का मरम्मत करना, तो इतना मेहनत करने के बाद भी, प्रारंभ में वो एक दर्जी का काम करता था, उसके बाद वो चूड़ियां बनाने लगा, और इतना कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बाद भी वह अपना घर को मरम्मत नहीं कर पाया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और न ही अपने 2 बच्चों को वह पढ़ा पाया, उनको वह स्कूल भी नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, और जो भी वह कर पाया, all he has managed to do मतलब जो भी वह कर पाया वो उतना ही है, is teach them, उनको सिखा पाया, what he knows जो वह जानता है, the art of making bangles, केवल चूड़ियां बनाने की कला ही वह सिखा पाया, क्योंकि उनके उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, उसकी स्थिति खराब थी, बहुत गरीब परिवार से था, और न ही अपना घर का मरम्मत कर पाया, न ही अपने बच्चों को वह स्कूल भेज पाया। इट इज हिज कर्म, हिज डिस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो मुकेश की दादी माँ भी है वहां, और वह कहती है कि ये उसका क्या है, नियति है, कर्म है, यही तो उसका कर्म है। इस डिस्टिनी मतलब उसी का ये नसीब है, ये उसका नसीब है, यही उसका भाग्य है, कहती है वो। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने खुद के पति को देखा है, who has watched, जो अपने खुद के पति को देखी है, और own husband go blind, अंधे होते हुए, with the dust from polishing, जब चोड़ियों को पॉलिश किया जाता है, चोड़ी को पॉलिश किया जाता है, तो उसमें से जो जो धूल निकलता है, और लंबे समय तक ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आंख की रोशनी चली जाती है, तो इसी क्रम में उसका जो हस्बैंड था, दादी माँ का हस्बैंड, उसका पति, वो भी क्या हो गया, पॉलिश, इन चूड़ियों को पॉलिश करते करते वो अंधा हो गया। कैन अ गॉड गिवन लीनेस एवर बी ब्रोकन, वह कहती है क्या भगवान के दिया हुआ लीनेस, लीनेस का अर्थ होता है वंश, परंपरा, तो भगवान ने ही दिया है हम लोगों को ये सभी, और उनके द्वारा दी गई ये वंश मतलब लीनेस, क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? जो भगवान लिख दिया है, तो बहुधा हम कहते हैं जो भगवान लिख दिया है, तो उसका कर्म ही ऐसा है, तो भगवान तो पहले ही उसका किस्मत बना दिया है ऐसे, तो उसको कौन तोड़ सकता है? तो ये ऐसा मुकेश की दादी माँ बोल रही है। सी इम्प्लाइज,
born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. इसका मतलब यही है, सी implies मतलब वो इतना कहती है, मतलब इस तरह का बोलती है कि भगवान जो अगर लिख दिया है तो क्या हम उसके नियति को हम क्या तोड़ सकते हैं। Born in the caste of bangle makers, तो चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट बैंगल्स, केवल चूड़ियां ही देखा है, चूड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं देखा है उन्होंने, क्योंकि कितना पीढ़ी गुजर गई चूड़ियां बनाते बनाते, और उसके इसीलिए वे कोई दूसरा व्यवसाय नहीं करते हैं, केवल चूड़ी ही उन्होंने जन्म से मृत्यु तक देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, सभी दूसरों के घर में, एवरी अदर यार्ड, सभी दूसरों के आंगन में, एवरी स्ट्रीट, सभी गलियों में, इन फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद के सभी घर में, सभी आंगन में, दूसरों के घर में भी, गलियों में भी, केवल चूड़ी ही चूड़ी उन्होंने देखी है। स्पाइरल्स, स्पाइरल्स मतलब जो माला के समान जो गुच्छा होता है चूड़ियों का, उसको कहा गया है स्पाइरल्स। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, तो माला के समान जो गुच्छों में लोग बिक्री करने के लिए उसको सजा के रखते हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, तो सभी रंग जो कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उन सातों रंगों में इन लोग चूड़ियां अलग अलग, मतलब सातों रंगों में चूड़ियां बनाए हुए हैं अलग अलग रंग का, जितना भी इंद्रधनुष में रंग होता है उसका, जैसे सनी गोल्ड सूरज के समान जो कि सुनहरा, पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन मतलब फसल के समान हरा रंग का, रॉयल ब्लू नीले रंग का, पिंक पीला, पर्पल, एवरी कलर, तो सभी कलर की चूड़ियां वहां पर मौजूद है। लाई इन माउंट्स, तो ये सभी चूड़ियां ढेर में पड़े हुए हैं, माउंट्स, माउंट्स का अर्थ है ढेर, ढेर में पड़े हुए हैं। इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, अनकेम्प्ट यार्ड, अनकेम्प्ट मतलब तहस नहस, बिना साफ सफाई के गंदे जगह में ही जो उनका आंगन है उस पर ये चूड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स, और इसको ढेर कर दिया जाता है, चढ़ा रख दिया जाता है, पाइल्ड मतलब एक जगह रख दिया जाता है। ऑन 4 व्हील्ड, 4 व्हील्ड मतलब जो 4 चक्का है, हैंड कार्स, ठेला बोल सकते हैं, हैंड कार्स, जिसको कि हाथ के द्वारा उसको ढकेला जा सकता है, उसी को बोला गया है हैंड कार्स। पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स, जिसको कि जवान लोगों के द्वारा उसको धकेला जाता है, मतलब वो ठेला, और उसी में इसको लोग पूरा ढेर लगा देते हैं और उसको बिक्री करने चले जाते हैं। पुश्ड बाय यंग मेन मतलब जवान लोगों के द्वारा उसको बिक्री करने लिया जा रहा है। अलोंग द नैरो लेंस, नैरो लेंस, लेंस का अर्थ है सकरी गली, गली में, सकरी गली से होते हुए। ऑफ द सैंटी टाउन, सैंटी टाउन, सैंटी का अर्थ पहले भी आ चुका है, सैंटी का अर्थ होता है झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी से जो भरा हुआ थोड़ा सा शहर के सामान दिखाई दे रहा है, तो उनकी उस गलियों में उन लोग भी बिक्री करने ले जा रहे हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. And in dark hutments, hutments का अर्थ है यहाँ झोपड़ी, तो अंधेरे झोपड़ी में, next to lines of flames, next to line of flames, flames मतलब वहाँ कोई ऐसा दिया होगा, flames क्योंकि अंधेरा है, इनके पास कोई बिजली की सुविधा नहीं है, कोई लालटेन या तो दिया जला लिए हम लोग ने, और उसके सामने हम लोग बैठ गए हैं, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब जो कि जिसका प्रकाश स्थिर नहीं है, जब हम ट्यूब लाइट या बल्ब जला लेते हैं तो कम बेसी नहीं होता है, एक ही हमेशा मतलब एक ही प्रकाश देता है, लेकिन ये जो मोमबत्ती जलाते हैं तो कभी अधिक जलता है, कभी कम जलता है, या तो लालटेन उसी तरह का, तो टिमटिमा रहा है, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तो वहां पर इन लोग बैठे हैं घर में, अंधेरे कमरे में। सिट बॉयज, वहां पर लड़के बैठे हैं, एंड लड़कियां, लड़के लड़कियां बैठे हैं, विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, तो इन लोग जोड़ रहे हैं, चूड़ियों को जोड़ रहे हैं, कलर्ड जो कि रंगीन ग्लास हैं, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, तो उसको गोलाकार चूड़ियों का आकृति में उसको दे रहे हैं, और वो सब बैठे हैं और लोग वहां बैठ करके चूड़ियां बना रहे हैं अपने माता पिता के साथ। Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside, तो उनकी जो आंखें हैं, their eyes, उनकी जो आंखें हैं, are more adjusted, तो मतलब एडजस्ट कर ली है, क्योंकि हमेशा हम लोग अंधकार में रहते हैं और लंबे समय तक दिन भर उन लोग अंधकार में रहते हैं, अंधेरे कमरे में कुछ दिया जला करके उन लोग वहां बैंगल बना रहे हैं, सीढ़ियां बना रहे हैं, तो
उनका आंख भी अभ्यस्त हो गया है, एडजस्टेड मतलब एक तरह से अभ्यस्त हो गया है उस अंधेरे से, द डार्क। और इसलिए जब हम लोग बाहर निकलते हैं सूर्य के प्रकाश में तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लाइट आउटसाइड मतलब उसकी तुलना में उन लोग अंधेरे में ही अच्छे से देख सकते हैं, बाहर में उनको देखने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उनकी आंखें अभ्यस्त हो चुकी हैं अंधेरे कमरे में। दैट इज वाई, और इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और इसीलिए बहुधा, दे ऑफन मतलब वे लोग बहुधा, एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बहुधा वे अपना आंख की जो रोशनी है उसको उन लोग खो देते हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट, इससे पहले कि वे थोड़ा मतलब बुजुर्ग हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े होने से पहले ही उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्राइव पिंक शर्ट पिंक ड्रेस, तो सविता, तो यहाँ लेखिका अनिश जंग यही बता रही है कि वहाँ एक लड़की का नाम है, उसको बता रही है वो सविता, अ यंग गर्ल जो कि एक नन्ही लड़की है, इन अ ड्राइव पिंक ड्रेस, ड्राइव मतलब ड्राइव का थोड़ा फीका, पिंक ड्रेस गुलाबी ड्रेस में थोड़ा सा उसका कलर उड़ा हुआ है उसको पहनी है, और वह सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और वह एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है, सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, और वो टाँका लगा रही है, सोल्जरिंग, सोल्डरिंग का अर्थ होता है, सोल्डरिंग का अर्थ होता है टाँका लगाना, पीसेस ऑफ ग्लासेस तो कांच के जो टुकड़े हैं उसको वो टाँका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, और वह इतनी तेजी से कर रही है क्योंकि उसका हाथ भी अभ्यस्त हो गया है, लंबे समय से ये कार्य कर रही है, इसीलिए उसका हाथ कुछ मशीन की तरह चल रहा है, बहुत फटाफट मतलब जल्दी मशीन की तरह उसका हाथ चल रहा है अभी, मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन्स। आई वंडर, मुझको आश्चर्य होता है, इफ सी नोस द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, तो मुझको आश्चर्य होता है कि क्या वो जानती है सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, सैंक्टिटी का अर्थ है पवित्रता, ये चूड़ियों की पवित्रता को क्या वह जानती है। सी हेल्प्स मेक्स, जो कि वो अभी बनाने में मदद कर रही है, क्या इसकी पवित्रता को भी ये जो नन्ही बच्ची है क्या इस इन चूड़ियों की पवित्रता को ये वो क्या जानती है, लेखिका ऐसा पूछ रही है। इट सिंबलाइजेस, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, तो ये जो चूड़ी है ये किस क्या का प्रतीक है, भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और वैवाहिक जीवन में एक शुभ, इसको शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभत्व, शुभ, ऑस्पिशियसनेस तो वैवाहिक जीवन में इसको चूड़ी को भी शुभ माना जाता है। इट विल डॉन वन, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, इट विल डॉन, डॉन का अर्थ तो उदय होना होता है लेकिन यहाँ पर दूसरे अर्थ में लेखिका ने प्रयोग किया है, तो इट विल डॉन ऑन हर मतलब ये उसको अचानक से एक दिन समझ में आएगा, तो अभी तक तो उसको ये चूड़ी की पवित्रता के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्या होता है भारतीय नारी का सुहाग का प्रतीक होता है और उनके वैवाहिक जीवन के शुभ शुभत्व को प्रकट करता है, लेकिन ये उसको अचानक से एक दिन में उसको समझ में आ जाएगा, सडनली वन डे मतलब एक दिन उसको समझ में आ जाएगा। When her head is draped, जब उसका सिर ढक दिया जाएगा with red veil, लाल veil, घूंघट, लाल घूंघट से उसका सिर को ढक दिया जाएगा। her hands dyed red with henna, और उसके हाथ में लाल रंग का मेहंदी चढ़ जाएगी। and red bangles rolled onto her wrist, और उनको लाल रंग की उनकी कलाई में चूड़ियां पहना दी जाएगी, तब उसको मतलब अचानक से समझ में आएगा। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वह उस समय एक दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसी तरह से जो कि उसके बगल में जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और वो भी बहुत पहले ही क्या बन चुकी थी, दुल्हन बन चुकी थी, मेनी ईयर्स अगो मतलब बहुत वर्ष पहले वो दुल्हन बन चुकी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बुजुर्ग महिला के हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, उसके कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, अभी भी वो चूड़ियां पहनी हुई है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसके चेहरे में किसी भी तरह का खुशी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चमक दिखाई नहीं दे रहा है उसके आंखों में। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सीसेस, तो वो बुजुर्ग महिला बोल रही है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, दिस इज हिंदी वर्ड, ये हिंदी शब्द है। तो यहाँ शेर, तो गाँव में जो कि ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे उनके पास एक
अनाज को नापने का एक बर्तन होता है जिसको कि पैला कहा जाता है, और उसी से नापते हैं, और उसको जो मेजरमेंट किया जाता है उसी को सेर कहा जाता है। तो जिस तरह के से हम केजी, 1 किलो या तो किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरह से यहाँ सेर भी गांव में हम लोग तो पैला से नाप करके देते हैं धान या अनाज को, उसी को सेर कहा जाता है। तो एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, तो मतलब एक वक्त का उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाया अभी तक, सी से तो वो बता रही है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज में किसी भी तरह का खुशी नहीं है, सब ये चीज वो बता रही है। ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब उसकी आवाज में कोई भी खुशी नहीं है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, तो अंग्रेजी में भी वही बात बोला जा रहा है कि वह अपने पूरे जीवन काल में, एंटायर लाइफ टाइम मतलब अपने पूरे जीवन काल में भरपेट खाना का उसको आनंद ही नहीं ले पाई है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, मतलब अपने पूरे जीवन काल में भरपेट खाना का आनंद ही नहीं ले पाई है। तो ऐसी गरीबी है, उसने अपने जीवन काल में अभी तक उसको भरपेट खाना ही नहीं मिल पाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और वही वही वह अभी लून लूनती है। रीप्ड का अर्थ है फसल काटना होता है, रीप मतलब यहाँ दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड मतलब अभी तक वो क्या मतलब उसको प्राप्त हुआ है। इतना दिनों के कठिन मेहनत के बाद सीढ़ियां बनाने के कठिन अंधेरे कमरे में उनको कितना पसीना बहाते हैं, और इसके बावजूद भी उनको भरपेट खाना नहीं मिल पाया, और ये यही उसको क्या है अभी तक का अनुभव है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोविंग बियर्ड सेज, उसका हस्बैंड उसका पति, एन ओल्ड मैन वो भी बुजुर्ग हो चुका है, विथ अ फ्लोविंग बियर्ड मतलब उसका जो दाढ़ी है वो लंबा लंबा है, पका हुआ है। वह कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, तो बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ियों के। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, बैंगल्स तो चूड़ियों के सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन तो जो मैंने जो भी किया है, इज मेक अ हाउस, तो वो यही बता रहा है कि मैं तो चूड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मैंने जो भी किया है वो यही कि मैं परिवार के लिए रहने के लिए केवल घर बना दिया हूँ, परिवार के रहने के लिए केवल एक घर बना दिया हूँ। हियरिंग हिम उसको सुन करके, वन वंडर्स दूसरे को आश्चर्य होता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैज फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्योंकि वो कम से कम एक घर तो बना लिया है परिवार के रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि एक घर भी नहीं बना पाए हैं। व्हाट मेनी हैव फेल्ड मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि घर भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये तो घर भी बना लिया है, कम से कम घर, छत 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 तो है उनके सिर के ऊपर, इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड मतलब उसके सिर के ऊपर कम से कम एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, तो ये जो चीख है, ये जो कराह है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी मतलब सभी सभी की समस्या है कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ भी दूसरा करने के लिए, सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय चूड़ियों का बिजनेस करने का ही, चूड़ियां बनाने के सिवाय उनके पास और कुछ दूसरा करने के लिए विकल्प नहीं है, उनके पास दूसरा कुछ करने के लिए पैसे नहीं है। तो सभी परिवार की यही स्थिति है, उनका यही शिकायत है। नॉट इवन एनफ टू ईट उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं है। ड्रिंक्स इन एवरी होम तो सभी घरों में यही क्या है, यही आवाज उठती है, किसी के भी घर में जाओगे उनके पास पर्याप्त नहीं है, और कोई भी दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है, सिवाय चूड़ियां बनाने के, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, और यही सीख सबके घर में सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लामेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो जो जवान लोग हैं वो भी वही दोहराते हैं। इको, इको का अर्थ होता है जब हम जंगल में, कहीं घने जंगल में जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, तो चिल्लाते हैं तो वो आवाज जो गूंजता है जंगल में उसी को इको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो नौजवान लोग हैं इन लोग भी वही शिकायत कर रहे हैं जो कि उन्होंने अपने बड़ों से सुनी है, जो बड़ों से उनको लोग सुनते आ रहे हैं उसी को उन लोग भी बोलते जा रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, तो समय के साथ बहुत कम ही बदला है। लिटिल हैज मतलब बहुत कुछ भी नहीं बदला है, वैसा ही क्यों ऐसे है। इट सीम्स तो ऐसा लगता है कि समय के साथ कुछ नहीं बदला है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग नमिंग टॉल ए टोइल, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टोइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, तो वर्षों का
माइंड नमिंग मतलब दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो मेहनत है, कई वर्ष तक इन्होंने दिमाग को सुन्न कर देने वाला मेहनत परिश्रम किया है, हैव किल्ड, और यही मेहनत दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम, किल्ड मतलब उनको मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव उनके सभी पहल को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम मतलब उन लोग कोई नया पहल भी नहीं कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय भी नहीं लगा सकते हैं, या कोई नया व्यवसाय के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और कुछ नया सपना भी नहीं सकते हैं। द एबिलिटी मतलब उनमें इतना समर्थता भी नहीं है कि वे कुछ दूसरा सपना देखें, चूड़ियां बनाने को छोड़ करके वो कुछ दूसरे क्षेत्र में उन लोग व्यवसाय करना सीखें, उस तरह का मतलब उनका ये जो धंधा है उनकी क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men. तो लेखिका यहाँ पूछ रही है, क्यों ना तुम लोग कोई संगठन बना लेते हो, yourself तुम खुद लोग, into a cooperative एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो, जिस तरह का कोऑपरेटिव मतलब जिस तरह का जो लेबर यूनियन है, टीचर्स यूनियन है, इसी तरह का तुम लोग भी क्या एक यूनियन बना लो, क्यों नहीं ऐसा कर लेते हो, लेखिका पूछती है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मेन, उन्होंने पूछती है, अनिस जंग पूछती है कुछ नौजवान लड़कों के समूह को पूछती है, who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो कि फंस चुके हैं, who have fallen तो ये जवान लोग भी गिर चुके हैं, into the vicious circle का अर्थ है कुचक्र में, vicious circle कुचक्र में फंस चुके हैं, ऑफ मिडलमैन मतलब दलालों के कुचक्र में फंस चुके हैं। दलाल मतलब तो बहुत सारे जो दलाल होते हैं इनसे चूड़ियां खरीदने आते हैं और उसको बहुत ऊंचे, इनसे बहुत सस्ता में उन लोग खरीद लेते हैं और वहां उन लोग बाकी ऊंचे दामों में उसको बिक्री कर देते हैं। तो जो पैसा जो हकीकत में मेहनत किया है, परिश्रम किया है, चूड़ी बनाया है, तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको ना मिल करके इन दलालों को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इनके हाथों में पड़ गए। Who trapped their fathers and forefathers, जिसने उनके ट्रैप का अर्थ है फंसाना, तो ये दलाल लोग उनके पिताजी लोगों को भी फंसाए थे और उनके पूर्वजों को भी, फॉर फादर्स मतलब उनके दादाओं को भी फंसा के रखे थे, तो इनके कुचक्र में भी इन लोग फंस गए हैं। उन लोग का जवाब क्या है, जब ये लेखिका उनसे पूछती है तो आगे देखते हैं क्या जवाब देते हैं ये यंग लोग। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग संगठन बना भी ले, वी आर द वंस तो हम ही लोग हैं वो लोग, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ही लोग हैं वे लोग जिनको की घसीटा जाएगा। होल्ड अप मतलब घसीट के ले जाना, तो हम लोगों को घसीट के ले जा हम लोगों को ही घसीट के ले लिया जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा, हम ही लोग क्या घसीटे जाएंगे। बीटन बीटन मतलब हम लोगों को मारा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल और हम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हम लोगों को फंसा दिया जाएगा कि तुम लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे, ऐसा हम पर आरोप लगा करके हम लोगों को फंसा देंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो, और हमको पुलिस घसीट के ले जाएगी, हमको मारेगी और वो हम लोगों को जेल में बंद कर देगी। तो ये उनका जवाब है, देते वे ऐसा कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, तो उनके बीच में उनका कोई नेता नहीं है, नो लीडर कोई भी नेता नहीं है उनके बीच में। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनकी मदद कर सके कि सही सही चीजों को देखने के लिए, टू सी थिंग्स डिफरेंटली, कि चीजों को कि अलग तरीका से देखने के लिए उनको मदद करने वाला कोई नहीं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतना ही थके मांदे थे जितना कि अभी ये यंग लोग थक गए हैं, इतना कठिन परिश्रम और मेहनत करके। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, तो इन लोग बात करते हैं एंडलेसली जिसका कोई अंत नहीं है, इन अ स्पाइरल मतलब एक घुमावदार दिन, मतलब हमेशा जो बात करते, तीन चार ही ऐसा पॉइंट है जिस पर बात करते हैं और वो घूमता रहता है उनके बीच में, और उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहता है। तो स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपथी, तो क्या क्या बातें करते हैं लोग, गरीबी पर बात करते हैं, उसके पश्चात आपत्ति उदासीनता पर, टू ग्रीड प्रलोभन पर, लालच पर, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय पर। तो इतना ही तीन चार बातें हैं जिसको कि वो बातें करते रहते हैं और ये बात उनके बीच में घूमता रहता है। लिसनिंग टू देम, तो लेखिका यहाँ कह रही है उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग दुनिया को मैं देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, तो एक ऐसा परिवार जो कि पकड़ा गया है, कॉट पकड़ा गया है या फंस गया है
इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में जो फंस गया है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जिसके ऊपर भार है, बर्डन, बर्डन मतलब बोझ है, बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक, जाति का कलंक है, ऑफ कास्ट मतलब जाति का कलंक है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें कि वे जन्म लिए हैं। द अदर विशियस सर्कल, और दूसरा कुचक्र या तो दूसरी दुनिया, ऑफ द साहूकार, साहूकार लोगों का है, द मिडलमैन दलालों का है, द पुलिसमैन पुलिस वालों का है, द कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स ऑफ लॉ मतलब नियम कानून बनाने वालों, उनकी देखभाल करने वालों का है, द ब्यूरोक्राट्स, ब्यूरोक्राट्स का अर्थ है नौकरशाही का है, एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का है। तो दो स्पष्ट अलग अलग दुनिया लेखिका को दिखाई दे रहा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये दोनों मिलकर के, टुगेदर मतलब ये जो दो ग्रुप, दो दुनिया के लोग हैं, ये मिल करके हैव इम्पोज द बैगेज, इन्होंने बोझ रख दिया है, बोझ डुबा दिया है बच्चे पर, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर बोझ रख दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वह नीचे नहीं उतार सकता है, वो बच्चा नीचे नहीं उतार सकता है ये बोझ को, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उसको एहसास होता है ना, बच्चे को इससे पहले कि एहसास होता है, वो समझ जाए कि ये गलत है या तो कौन सही है क्या गलत है, he accepts it as naturally as his father, तो उसको कुछ भी बुराई नहीं रखता है, जैसे कि उसके पिताजी लोग स्वीकार किए थे, उसी तरह से ये प्राकृतिक रूप से ही उसी कार्य को, चिड़िया बनाने के काम को ही वो स्वीकार कर लेता है, उसको कुछ भी एहसास नहीं हो, मतलब एहसास होने से पहले ही वो उससे उसमें ढल जाता है, चिड़िया बनाने के काम में वो ढल जाता है और उसको एहसास ही नहीं हो पाता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ अलग करना चाहे तो उसके लिए हमको हिम्मत की जरूरत है, साहस की जरूरत है। टू डू एनीथिंग वुड मीन मतलब कोई भी दूसरा काम करने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उनके जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनके जीवन में तो साहस करने का नाम क्या, उनके जीवन का भाग ही नहीं है, अंग ही नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am seared, तो यहाँ लेखिका कह रही है when I sense, जब हमको थोड़ा सा एहसास होता है, a flash of it मतलब थोड़ा सा मैं हिम्मत देखती हूँ, फ्लैश का अर्थ थोड़ा सा झलक, झलक देखती है, हिम्मत का झलक देखती है किसमें, मुकेश में। आई एम सीयर्ड, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, क्योंकि वो दोहराता है, मैं एक कार मिस्त्री बनूंगा, मोटर मैकेनिक, मैं एक कार मिस्त्री बनूंगा, वो दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और वहां पर वो क्या करेगा, सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, और लेखिका कहती है कि लेकिन गैरेज तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हारे घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो बोलता है कि मैं पैदल ही चलूंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर दे करके बोलता है कि मैं पैदल ही चलूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो लेखिका पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा है और वह अपना चेहरा ऊपर भी नहीं उठा रहा है और ग्राउंड में देख करके वो बोलता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, तो वह धीरे से मतलब ये जो शब्द बोलता है नहीं, उसके मरमर में मतलब मरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। देर इज एन एम्बारासमेंट, उसमें थोड़ा सा उसके शब्द में क्या है, लज्जा की भावना है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, और उसके लिए उस पर कुछ भी अफसोस नहीं है, उसके लिए वो अफसोस नहीं कर रहा है, उसमें थोड़ा सा शर्म की बात होती है। जब भी हम किसी को पूछते हैं लड़के को, तो वो थोड़ा सा तुम क्या पढ़ लिख करके क्या कलेक्टर बनोगे, तो थोड़ा सा उसमें शर्म आ जाती है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह संतुष्ट है, कंटेंट, कंटेंट का अर्थ है वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का सपना देखने में। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, तो उसने देखा है हर्लिंग डाउन, हर्लिंग डाउन मतलब दौड़ते हुए, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने शहर की गलियों में दौड़ते हुए वह देखा है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, उसी एरोप्लेन है, हवाई जहाज है जो कि फिरोजाबाद से गुजरती है। मतलब यहाँ एक आयरनी का प्रयोग किया गया है, मतलब इनको उस तरह की सुविधा नहीं है, इनके आसपास शायद कोई क्या एयरपोर्ट भी नहीं होगा, और बहुत सारी चीजों से इन लोग वंचित हैं, केवल चूड़ियां उनके दिमाग में, चूड़ियां बनाने तक हम लोग सीमित है, और दूसरा कुछ के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पाठ अंत किया, और ये दो कहानियां, एक तो साहेब ए आलम और दूसरा ये
मुकेश की कहानी हमने सुना, तो ये दोनों बच्चे हैं मजदूर और लोग मजदूरी का काम करते हैं। साहिब ए आलम भी क्या है, वो रैग पिकर था, कूड़ा कचरा बीनने वाला था, लेकिन उसका वो व्यवसाय नहीं था, उससे वो कुछ बड़ा बनना चाहता था, सपना देखता था, उसके मन में भी सपना देखने का हिम्मत तो था। और इसीलिए वो एक बार जो क्लब था, टेनिस क्लब, उसके बाहर बाउंड्री से वो जो खिलाड़ी थे उनको खेलते हुए देख रहा था, और उसकी भी इच्छा थी कि वह टेनिस खेले, और इसीलिए तो वो सफेद यूनिफॉर्म टेनिस पहनते समय जो खेलते समय जो पहनते हैं उसको पहन करके आया था। तो उसका भी इच्छा था कि वो राइट पिकर से ऊपर उठ करके एक दिन वो एक खिलाड़ी बने, तो खेलने का वो एक खिलाड़ी बनने का सपना था उसमें। और यहाँ हम मुकेश को देखते हैं, मुकेश अपने व्यवसाय से वो खुश नहीं है कि वो उसका पूरा परिवार पीढ़ियां गुजार दिए हैं मसूड़ी बनाने में, और उसके दादा परदादा लोग भी बोलते हैं कि हमारे नसीब ही यही है, भगवान ने ऐसा लिख दिया है तो हम क्या उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर उठना चाहता है मुकेश, लेकिन उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। तो वो जो सपना मतलब हिम्मत कर रहा है कि वो एक क्या बनेगा, मोटर मोटर मैकेनिक बनेगा, मोटर मिस्त्री बनेगा, कार मिस्त्री बनेगा। तो ये हम अपने जीवन काल में तो यही सोचते हैं कि बहुत छोटा काम देखते हैं, मोटर मिस्त्री, कार मिस्त्री मतलब बहुत बहुत छोटा ही हम रखते हैं। हम तो सपना देखते हैं कि आईएएस बनने का, कलेक्टर बनने का, बड़ा बड़ा मतलब प्रशासनिक अधिकारी बनने का हम सपना देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये केवल चूड़ियां बनाने वाले हैं और बहुत सारे इनको कुछ पता ही नहीं है, तो इनके लिए जो एक मोटर मैकेनिक बनना है क्या है, बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा, बहुत क्या है, अ, ऊंचा सपना है जो कि वो बन गया, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हम यहाँ अपना बीट की पढ़ाई समाप्त करते हैं। तो आप जरूर ये जो वीडियो है आप लाइक कीजिएगा, मेरा जो चैनल है यूट्यूब उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर कुछ आपको अगर कुछ करना है, कुछ ना आप जरूर कमेंट कीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।